हेलो। इस वीडियो में हम वाटर चैप्टर के अगला पार्ट, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी को 4 भागों में बांटें, अगर पृथ्वी को हम 4 भागों में बांटें तो इसमें 4 भागों में अगर हम बांटते हैं तो ये 3 भाग इसमें क्या है, पानी ही है। ठीक है? तो अगर और भी समझें कि if there is more water than land on this earth, why do many countries face water scarcity? अगर इतना पानी है ही तो अलग अलग जो कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो वाटर स्carcity को फेस करती हैं। सो क्या ये जो वाटर है अर्थ पे, ये कितना अवेलेबल है हमारे लिए? हम लोग जैसे जानते हैं कि जो ओशन का या सी का वाटर होता है, इसमें बहुत ज्यादा सैलिनिटी यानी कि सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई ये पीने लायक नहीं है। जो फ्रेश वाटर का सोर्सेस है वो आइस कैप्स हैं, ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, इनलैंड सीज है एंड सॉल्ट लेक्स है। एंड सॉल्ट लेक्स एटमॉस्फेयर से मिलता है और कुछ रिवर से भी मिलता है। अब देख सकते हैं कितने कम अमाउंट में हमारे पास फ्रेश वाटर है। तो यहाँ से ही हमें ये समझना चाहिए कि हमें वाटर को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है। अच्छा, एक एक्टिविटी भी दिखाया गया है कि अगर हम 2 लीटर पानी लेते हैं, ठीक है? इसको टोटल अगर हम मतलब इसको मान लें कि यही टोटल पानी है अर्थ पे, तो अगर हम इसमें से 12 चम्मच पानी निकालें एक दूसरे बर्तन में और बोल में, तो जो वाटर बचता है बिहाइंड द वेसल, ठीक है? निकालने के बाद वही है हमारा सॉल्टी वाटर, और बाकी जो हमने लिया वो हमारा है, जो हमारे कंज्यूम करने के लिए अम, है, ठीक है? एक्चुअल में। तो आप देख सकते हैं कितना जो सलाइन है जिसमें वाटर का सॉल्ट ज़्यादा है, तो वो कितना ज़्यादा है और हमारे लिए जो फ्रेश वाटर है कितना कम है। The 12 spoon of water that was taken in bowl is the total amount of fresh water on the earth. The figure shows the distribution of this fresh water, और इसको आप देख सकते हैं एक्चुअली used by you। यहाँ पे दिखाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर। देखिए तो 9 इसमें 12 चम्मच हमने लिया था, जिसमें से 9 चम्मच तो आइस कैप्स में ही है और 2 स्पून ग्राउंड वाटर में है, हाफ स्पून जो फ्रेश वाटर लेक्स में है और 1 ड्रॉप है वो सिर्फ रिवर में है। अच्छा, आगे समझिए कि वाटर सच में बहुत ही एब्सोल्युटली एसेंशियल सर्वाइवल के, अगर बिना पानी के कोई जीवों का अस्तित्व ही नहीं रहा है पृथ्वी पर। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। हम बिना खाए तो रह सकते हैं, बट एक दिन बिना पानी पिए नहीं रह सकते। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज्ड वाटर केयरलेसली? हाँ, एक्चुअल में ऐसा है। जब हम वाटर को एकदम केयरलेसली यूज करते हैं तो यही होता है, फिर हमारे लिए वो पीने का पानी नहीं रहता है। अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे ओशन सर्कुलेशन। उससे पहले हम यहाँ पे बता दें कि मार्च जो 22 है, उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज reinforced in different ways। अब ओशन सर्कुलेशन समझते हैं। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सीशोर। अगर हम ऐसे नंगे पाँव चलते हैं सीशोर में तो बहुत ही मैजिकल सा लगता है, दूधी टाइप्स का। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, the seabirds, the smell of salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and the lake, ocean water keeps moving। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लेक का जो पानी है, पॉन्ड्स का जो पानी है, वो कैसा है? शांत है एकदम। लेकिन ओशन का वाटर ऐसा नहीं है, ये हमेशा मूव करते रहता है। इट इज नेवर स्टिल। The movement that occurs in the ocean can be broadly categorized as, इसको हम waves भी बोलते हैं, tides बोलते हैं और इसको current भी बोलते हैं। ठीक है? ये यहाँ करंट बिजली वाला करंट नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले हम वेव समझते हैं। वेव क्या है? Wave. So when we are playing throw a ball on the beach and ball falls into the water, what happens? ये फिर हमारे पास वापस आ जाता है। It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, कहता है एक बार पानी ऐसे राइज होता है फिर फॉल होता है, ये अल्टरनेटिवली जब होता है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वेव बोलते हैं। जब
स्टॉर्म माने तूफ़ान-वूफ़ान जब आता है, तो ये बहुत ही हाई स्पीड्स में होता है, तब बहुत बड़े-बड़े वेव्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन कर सकता है। जब अर्थक्वेक होता है ना, अर्थक्वेक ऑफ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर जो लैंडस्लाइड हो जाए, बहुत सारे जो ओशन वाटर है, उसको शिफ्ट करता है। एज़ अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज tidal वेव्स कॉल्ड सुनामी। इसी तरह के बड़ी से वेव को हम क्या कहते हैं? सुनामी का नाम भी देते हैं। दैट मे बी एज़ हाई एज़ 15 मीटर से भी ऊँचा हो सकता है। These waves travel at a speed of more than 700 kilometer. You think 700 किलोमीटर पर आवर। द सुनामी ऑफ द 2004 जो हमारे यहाँ तमिलनाडु कोस्ट पे जब हुआ था, तो बहुत सारी जगहों पे जैसे कि हमारा जो अंडमान निकोबार का सबसे सदर्न वाला पार्ट है, इंदिरा पॉइंट, वो भी पानी के अंदर सबमर्ज हो चुका है। सो आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। यहाँ पे जैसे सुनामी का एक दिया भी हुआ है कि सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवॉक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26th ऑफ दिसंबर 2004। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैज इन एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा आइलैंड के आसपास वाला वेस्टर्न बाउंड्री के पास ही इसका एपिसेंटर था, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट हमको यहाँ हम लोग के यहाँ तक दिखाई दिया। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी बहुत बड़ा था। देखिए आप 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल। एज ए इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। जब इंडियन प्लेट, ये एक प्लेट है, ये बर्मा प्लेट के, जब फिर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट इसी तरह होता, ये प्लेट और ये प्लेट जब क्या हुई, द ओशन फ्लोर was displaced amount 10 to 20 meter and tilt in downwardly direction. A huge mass of ocean water flowed to fill the gap was being created by this displacement, and this is withdrawal of water mass from the coastline land masses in the south and the Southeast Asia. So after testing of Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. और जैसे ही कोस्ट लाइन में आई, तो ये इसका स्पीड और बढ़ गया। देखिए यहाँ पे आया 800 किलोमीटर पर आवर से है, जो कि एक कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट होता है, उसको भी पूरा धो सकता है आराम से ये। तो यहाँ देखिए सम ऑफ आइलैंड जो इंडियन ओशन में थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार के सदर्न पार्ट में है, ये सबमर्ज्ड हो गए कंप्लीटली। अच्छा, as we move from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wavelength decreased with decreasing depth of water. जैसे जैसे इसका माने दूर जाते गया तो डिक्रीज होते गया। The travel speed also decline, उसके बाद धीरे-धीरे कम होता गया, 70 किलोमीटर तक आ गया। तब भी ये तो हमारे लिए ज़्यादा ही है। सुनामी वेव्स ट्रैवल अप टू द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 1000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन lakhs of houses. In India, the worst affected were coastal areas, जो कि coastal areas में हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है, तमिलनाडु, केरला है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये तो पूरे ही। While the earthquake can be predicted in advance, it is possible to give 3 to 4 hour notice potential। जो हम सुनामी के लिए पहले से तैयार अगर रहें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अगर लगे रहें, तो हम जैसे कि सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन द इंडियन ओशन। अगर इंडियन ओशन में ऐसा रहता तो हाँ, इतना हम लोग को हज़ार्ड देखने को ना मिलता। तो सुनामी आर रेयर इन इंडियन ओशन as the seismic activity is less as compared to Pacific। पैसिफिक में ज़्यादा होता है ना, ऐसा क्यों होता है? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। The tsunami that ravaged the South and the Southeast Asia coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused to life and property, जो कि बहुत सारे लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से भी, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, और कोस्ट डेवलपर्स थे जो इंडियन ओशन में, उनको नॉलेज नहीं था इसका कि ऐसा कुछ हो जाएगा। द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द सुनामी इज अप्रोचिंग इज रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर। जैसे कि हम देखिए सुनामी आने से पहले क्या होता है कि जो पानी है ओशन का, वो पीछे जाने लगता है। तो इससे समझ सकते हैं। और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए उसमें मछलियों का कुछ अलग सा एक्टिविटी देख ले, तो इससे भी पहचाना जा सकता है कि हाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है। व्हेन दिस हैपन ऑन द कोस्ट, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, वो क्या करने लगे वहाँ मतलब इस अद्भुत सी लीला को देखने के लिए और जुट गए।
as the conquests large casualty or curious onlooker when the magnetic wave struck, जिसकी वजह से बहुत कुछ देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रशासन को टाइट होना चाहिए था। अच्छा, तो अलग देखिए, टाइड्स द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस, ठीक है? रिदमिक बहुत ऊँचा या बहुत नीचा, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। उसका जो लहर है। इट इज़ हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल। इट इज़ लो व्हेन वाटर टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड इट इज़ recedes from the shore। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जैसे नीप ट्राइब दिया है, स्प्रिंग ट्राइब दिया है, टाइड दिया है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। जो किसकी वजह से होता है? तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है exerted सन का भी, मून का भी, सरफेस अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से ये टाइड्स होते हैं। द जो वाटर है अर्थ का, मून के सामने जहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ उसकी तरफ पुल होगा, ठीक है? जिसपे हमको जिसपे वहाँ पे इन्फ्लुएंस दिखने को मिलेगा, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वज़ह से हाई टाइड आएँगे। ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून डेज़, द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। तो ये सेम लाइन में जब होते हैं, तब टाइड्स हाईएस्ट होता है। इस टाइड को हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड कहते हैं। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर में रहता है, तब ओशन वाटर कम होने लगता है, मतलब नीचा दिखता है। तब उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ज्यादा नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? लो टाइड देखने को मिलता है। इस लो टाइड को हम लोग नीप टाइड भी बोलते हैं। हाई टाइड्स जो होते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं, कि नेविगेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? दे raises the water level close to the shore, this help the ships to arrive at harbor more easily। the high tides also help in fishing में हमें हेल्प करते हैं। many more fishes come closer to the shore during the high tide, this enable fishermen to get plentiful catch। the rises and the fall of water due to tides is being used to generate electricity in the some places। इसे ये भी यूज होता है। अच्छा, तो ओशन करंट्स, अब ओशन करंट्स क्या है? ये ना स्ट्रीम ऑफ वाटर है। जैसे मैंने बोला था ना, ये करंट वो बिजली वाला करंट नहीं है, ठीक है? ये ओशन का पानी है, जो क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है कॉन्स्टेंटली। ये दो तरह का हो सकता है, या तो गर्म हो सकता है या तो ठंडा हो सकता है। जो गर्म होता है उसको बोलते हैं वार्म करंट, और जो ठंडा होता है उसको बोलते हैं कोल्ड करंट। The ocean currents are stream of water flowing constantly on the ocean surface in definite direction। एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाते हैं। ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, जैसा मैंने बोला। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेटेड नियर द क्वार्टर। जो वार्म ओशन करंट होते हैं, ओरिजिनेट नियर द क्वार्टर एंड द मूव टुवर्ड्स द पोल। अच्छा, तो क्या होता है कि ये है हमारा अर्थ, सॉरी, ये है हमारा अर्थ। अब इक्वेटर पे बोला ना, तो इक्वेटर पे तो सबसे ज्यादा सन चमकता है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर भी हाई होता है। टेम्परेचर हाई है तो भैया यहाँ पे पानी गर्म ही होगा ना। यहाँ का पानी जो गर्म होगा, तो ये क्या होता है, ये जब स्टार्ट करता है फ्लो करना, तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कैसी जलधारा होगी? ये तो गर्म जलधारा होगी। और मान लो कि ऊपर कहीं पे है ये वाला पानी, तो इधर का पानी ठंडा ही होगा। ये नीचे की तरफ आएगा, इक्वेटर की तरफ, तो इसका मतलब ये ठंडी जलधारा होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया ही हुआ है, the cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes। The Labrador ocean currents is cold current। यहाँ पे याद रखना, लैब्राडोर ओशन करंट जो है वो कोल्ड करंट है, और जो कि गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, वहाँ के कंडीशन। अब गरम गरम हवा रहेगा तो अपने साथ तो मतलब वहाँ का एक वेदर फिलोमिना का इफेक्ट करेगा। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। द एरियाज वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट, जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा? एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड भी मिल जाएगा ऑफ द वर्ल्ड। एंड अराउंड द जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में इस तरह के पाए जाते हैं एरियाज। सच एरियाज वेयर वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस या फॉगी वेदर हो जाता है, जो कि क्या होता है? नेविगेशन के लिए शिप्स को ले जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा
डिफिकल्टी हो जाता। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं पे ब्लू लाइन्स दिया है, ऐसे एरो एरो, कहीं ब्लू है, कहीं रेड, ये क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं इक्वेटर के पास में, ये जो रेड रेड कलर का, ये है गरम जलधारा, यानी वार्म करंट। तो आप देख सकते हैं सबके साथ इस एरो के साथ इसका नाम भी लिखा है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब यही पानी क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ इक्वेटर से जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, अब ऊपर जाएगा तो हमेशा गर्म ही थोड़ी ना होगा, धीरे धीरे करके वो ठंडा तो होगा। और ऐसे पृथ्वी गोल है, तो हो सकता है कि आगे चल के ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होके फिर वापस से इधर साइड आए। यहाँ पे ज़्यादातर दिखाया जा रहा है कि नीचे की तरफ कोल्ड करंट है, ऊपर की तरफ वार्म करंट है। तो ये जो ऊपर से जा रहा है, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर गर्म होके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऊपर से जाके फिर ठंडा होगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कैलिफोर्निया का करंट है, यहाँ गल्फ स्ट्रीम जो हमने पढ़ा था। अ, उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ा ब्राज़ीलियन है, ब्राज़ील के आस-पास में यहाँ यहाँ पेरू है, जिसको हम लोग हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। और यहाँ जापान के पास भी है, कुशोशियो इसको शायद बोलते हैं, ये ओआशियो है। देखिए यही कुशोशियो जा रहा है और उधर से ये वापस आ रहा है, ये वही है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे भी वीडियो ला पाऊँ। बस अपना प्यार बनाए रखिए।